नमस्कार, संजीवनी में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। घर, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, लगभग हर जगह आपको फिट लोगों की अपेक्षा बीमार लोग ज्यादा मिलते होंगे। किसी को हेयर फॉल है तो किसी को माइग्रेन है, किसी की नजर कमजोर है तो कोई मोटापे से काफी परेशान है। ये सभी वो कॉमन परेशानियां या बीमारियां हैं जो आज लगभग हर इंसान को पकड़ रही हैं। कहने को तो ये छोटी छोटी बीमारियां हैं, लेकिन अगर इनको ज्यादा दिन तक आप अनदेखा करते हैं तो यही बीमारियां खतरनाक रूप भी धारण कर सकती हैं। लेकिन आप लोगों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ है विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ देश को बीमारियों से मुक्ति दिलाना है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। अगर हमारी सेहत सही है तो हमारे सारे काम बड़ी आसानी से निपट जाते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे शरीर में होने वाली छोटी छोटी बीमारी काम में रुकावट पैदा करती हैं। हमारी जरा सी लापरवाही हमारे और हमारे परिवार के लिए मुसीबत बन जाती है। तो अब तो परेशानियां और भी बढ़ गई हैं, क्योंकि आजकल मच्छर हम सभी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन चुके हैं। मच्छरों के काटने से कई प्रकार की बीमारियां देखने को मिल रही हैं, जिनमें से कई तो जानलेवा साबित भी होती हैं। ऐसी ही एक खतरनाक बीमारी यानी मलेरिया, जिस पर हम आज डॉक्टर साहब के साथ डिस्कस करेंगे, और इसके साथ ही संजीवनी टिप्स में जानेंगे जूं से छुटकारा पाने के आयुर्वेदिक नुस्खे कौन कौन से हैं। काफी लड़कियां इससे परेशान रहती हैं, लेकिन आइए उससे पहले जरा देख लेते हैं कि मलेरिया आखिर कितना खतरनाक साबित हो सकता है। मांसपेशियों में बनी रहती है जकड़न, शरीर में बनी रहती है कमजोरी, कपकपी के साथ आ रहा है फीवर, नहीं लगती है भूख, तो हो जाइए अलर्ट, कहीं आपको मलेरिया तो नहीं। चलिए अब डॉक्टर साहब के साथ हम आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए, मलेरिया आखिर होता क्यों है और कितना खतरनाक साबित हो सकता है? देखिए, जैसा आपने बताया भी कि मच्छर कई रोग पैदा करते हैं, मलेरिया भी उनमें से एक है। और एक बड़ा खतरनाक रोग डेंगू, वो भी बहुत आजकल बहुत ज्यादा मात्रा में फैल रहा है, काफी लोग उससे पीड़ित हैं। चिकनगुनिया भी एक रोग होता है, वो भी मच्छर के द्वारा ही जो है फैलता है। तो मलेरिया की बात हम करें स्पेसिफिकली, तो एक प्रकार का एक पैरासाइट है जो मच्छर के द्वारा ट्रांसमिट होता है। वो प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट होता है। मच्छर के अंदर जब ये आ जाता है तो ये जिस भी व्यक्ति को काटेगा तो उसके रक्त में ये चला जाता है और खून में जाकर के सीधा लीवर में जाता है। लीवर में वहां जाकर के कुछ दिन तक, जब तक इसकी मात्रा अधिक नहीं बढ़ती है तब तक कुछ लक्षण बॉडी में दिखेंगे नहीं आपको, लेकिन जैसी एक पर्टिकुलर इसकी मात्रा क्रॉस कर जाती है तो फिर आपको मलेरिया के लक्षण दिखने लगते हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से हम देखें तो ये एक विषम ज्वर, इसको हम आयुर्वेद में कहते हैं। विषम इसलिए कि इसका कोई एक तरह का जो है एक फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, क्योंकि कभी आपने देखा होगा मलेरिया में लक्षण आते हैं और फिर चले जाते हैं। कभी एक दिन मरीज जो है बिल्कुल ठीक रहेगा, तीसरे दिन फिर बुखार आएगा, फिर एक दिन ठीक रहेगा, फिर उसको अगले दिन बुखार आएगा। कभी एक दिन के गैप पर आता है, कभी 2 दिन के गैप पर भी आता है, और किसी किसी को 4 दिन के गैप पर भी बुखार आता है। तो ये मलेरिया की जो एक विशेष लक्षण है कि ये विषमता से हमारे ऊपर अटैक करता है, और जो मच्छर है, मच्छर के माध्यम से ही ये ट्रांसमिट होता है। इसलिए अगर हम रूट कॉज की बात करें तो डेफिनेटली हमें मच्छरों से तो अपने आप को बचाना ही पड़ेगा, लेकिन आयुर्वेद में जैसा कि हम वात पित्त कफ की भी बात करते हैं, तो अगर पित्त का प्रकोप आपकी बॉडी में है तो वो भी इसमें सहायक सिद्ध होता है। तो बॉडी के हमारे जो दोष हैं वात पित्त कफ, उनको भी हमें बैलेंस रखने का प्रयास हमेशा ही करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ प्रिवेंशन की बात जब हम करते हैं तो एक तो उसका जो कॉज है उससे हमें दूर रहना है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि हमारे शरीर में जो रोगों से लड़ने की शक्ति है, जिसको कि हम आमतौर पर इम्यूनिटी पावर कहते हैं, आयुर्वेद की भाषा में हम उसको दोषों की साम्यता, धातुओं की जो है साम्यता या अच्छी क्वालिटी के धातु, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही रूप से काम करे, हमारा जो एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स है बॉडी का, जो एक तरह से वेस्ट प्रोडक्ट्स का जो डिस्पोजल सिस्टम है वो बिल्कुल सही रहना चाहिए। तो कई चीजें हैं बहुत अच्छी और बहुत ही
रैशनल चीजें जिनको मैं कहता हूँ। कि आजकल क्या है कि कई बार लोग पता चला अच्छा ये एक फलानी जड़ी बूटी है, इसको खा लीजिए, इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। वो एक हिस्सा है उसका, ऐसा बहुत प्रचार चल रहा है, आयुर्वेद के नाम पर भी चलता है। लेकिन हमें थोड़ा सा अपने सिस्टम को समझना है। अब आपने जड़ी बूटी खा ली लेकिन आपके जो है कॉन्स्टिपेशन हो रखी है, आपके जो बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर ही नहीं निकलते हैं, तो वो आपकी बॉडी में और रोग पैदा करता है। तो दोषों की साम्यता, धातुओं की साम्यता, अग्नि की साम्यता और मल पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, ये सब चीज इकट्ठी मिलकर के हमें, जब हम उसका जो है अपने शरीर में उसको हम ठीक तरीके से उसको हम सेट करते हैं, तभी जो है हम रोगों से बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मलेरिया जैसी बीमारी की हम पहचान कैसे कर सकते हैं? शुरुआती लक्षण क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं? देखिए, बुखार इसमें एक मेन लक्षण है, फीवर आता है और फीवर बहुत ठंड के साथ आता है, चिल्स, ठंड लगती है बहुत तेज, बॉडी में दर्द होता है, पूरी बॉडी में आपको पेन होगा, जी में चलाएगा, नौसिया जिसको बोलते हैं, उल्टी भी आ जाती है कई बारी, भूख नहीं लगती, भूख बिल्कुल कम हो जाती है, बहुत कम भूख लगती है, शरीर पूरा टूटता है पूरी, खासतौर से बुखार जब आता है तो कई बार बहुत तेज बुखार आता है इसमें, और आदमी की जान निकल जाती है क्योंकि शक्ति उसकी बहुत ज्यादा जो कमजोर हो जाती है, एनर्जी लेवल उसका लो हो जाता है। तो इस तरह से लक्षण इसके मेनली होते हैं। मेन इसका पहचान अगर देखें तो जो फीवर जब आता है तो एकदम बहुत तेज ठंड लगती है, और कई बार तो जो एक आप कंबल डालें, 2 कंबल डालें, 3 कंबल भी डालें, फिर भी जो है जैसे हड्डियों में ठंड बैठ गई है, उस तरह के लक्षण पेशेंट को उसमें, इस रोग में देखने को मिलते हैं। जी हाँ, तो आज हम डॉक्टर साहब के साथ मलेरिया पर चर्चा कर रहे हैं। अब अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, मलेरिया जैसी बीमारी कौन से स्टेज पर पहुंचकर खतरनाक बन जाती है? और जो डेंगू का मच्छर है और जो मलेरिया का मच्छर है, अलग अलग मच्छर होते हैं वो? हाँ जी, देखिए, पहले तो जो पहला प्रश्न आपका है कि मलेरिया खतरनाक डेफिनेटली हो सकता है, फैटल भी होता है, मृत्यु भी इसमें हो जाती है लोगों की। मेनली कब होगा कि अगर रोग बहुत क्रॉनिक हो जाता है, पुराना हो गया है, इलाज नहीं कर पाए ठीक से, और रोग जब पुराना होता है तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, डैमेज अंदर हमारा शरीर के अंदर कई ऑर्गन्स में इसका विशेष प्रकार से डैमेज बढ़ता है। और दूसरा इसमें एक ये वजह हो सकती है कि कभी कभार क्या होता है कि आपको बुखार हुआ, सिम्टम्स कुछ आए, आपने नेग्लेक्ट कर दी, मलेरिया का आपको पता ही नहीं चला, आप कुछ और ही इलाज कर रहे हैं, बुखार की गोली खा रहे हैं बस एक, या केवल कुछ ऐसी टेबलेट ले ली जो आपका फीवर डाउन आ जाए इससे, और आपने जो आपका मेन जो रोग है मलेरिया, उसका उपचार यदि हम नहीं कर पाते हैं टाइमली, सो देन ऑल्सो इट गोज इनटू ए डिफिकल्ट कंडीशन, फिर मुश्किल हो जाती है। और कई बार यहाँ तक भी है कि अगर समय पर उसका उपचार ठीक से नहीं होता है तो मृत्यु तक भी हो सकती है। और जहाँ तक आपने जो दूसरा प्रश्न किया कि मलेरिया का मच्छर और डेंगू का मच्छर, डेफिनेटली दोनों अलग अलग मच्छर हैं। इसमें एनोफ्लीज मच्छर होता है मलेरिया में, उसमें एडिस एजिप्टी करके दूसरा मच्छर का नाम है। और कुछ इनकी जो हम देखें, इनकी जो आदतें हैं, जैसे मलेरिया का मच्छर जो है वो रात को अक्सर काटता है, डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, और मलेरिया का मच्छर जो है वो कहीं पर भी होगा, गंदे पानी में भी होगा, डेंगू वाला मच्छर साफ पानी में ही होता है। रोग के भी हमारे जो विशेष लक्षण जो रोग के पैदा होते हैं, अगर मलेरिया की बात करें तो कभी कभार 10-12 दिन बाद आपको, काटने के 10-12 दिन बाद आपको रोग के लक्षण आएंगे, उस तब तक साइलेंट रहता है। डेंगू इतना टाइम नहीं लेता है, उसमें 5-6 दिन के बाद ही आपको जो है लक्षण आ जाते हैं शरीर में। और जैसा कि रोग अलग है, एक ये पैरासाइट से है, दूसरा वायरस से होता है, तो उनके उपचार भी हमें उसी हिसाब से जो देखने, और ये भी देखना है कि कौन सा जो है रोग किस लेवल पर जाकर के हमारे शरीर में वो एक तरह से विकार पैदा कर रहा है। जैसे मलेरिया का जो मच्छर है, जैसा मैंने बताया कि जब वो काटता है तो उसका जो पैरासाइट है वो मुख्य रूप से लिवर में जाकर के वहाँ वो उसकी वृद्धि होती है, तो लिवर पर काफी असर पड़ता है, स्प्लीन पर असर पड़ता है। डेंगू में देखेंगे तो वो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें जाकर के, और इवन डीपर जो हमारे धातु होते हैं शरीर में, वहां तक जाकर के वो नुकसान पहुंचाता है। ऐसे ब्रेक बोन फीवर भी उसको बोलते हैं, हड्डियों तक भी उसमें बहुत जबरदस्त दर्द होता है। और प्लेटलेट्स आपने देखा है कि विशेष रूप से जो हमारी खून के अंदर जो प्लेटलेट्स होती हैं उसको डैमेज वो बहुत जल्दी से करता है, बहुत शीघ्रता से उनकी क्वांटिटी कम होती जाती है, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है उसको मेंटेन रखना, नहीं तो
पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। चलिए अब बारी है आज के संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि आप मलेरिया से मुक्ति कैसे पा सकते हैं आयुर्वेदिक उपचार के जरिए। जी डॉक्टर साहब। देखिए, आयुर्वेद में काफी सारी औषधियां हैं। जैसे हमने कहा कि विषम ज्वर के अंडर हम इसको लेते हैं, तो एक महासुदर्शन चूर्ण बहुत अच्छा काम करता है। आपको कभी अगर इस तरह के लक्षण आए, महासुदर्शन घनवटी भी मिलती है, महासुदर्शन चूर्ण भी मिलता है। बल्कि मैं तो कहता हूं कि अगर हमारे यहाँ पर अब इतने सारे रोग आ रहे हैं मच्छरों से, तो क्यों ना अपने शरीर में हम कुछ इम्यूनिटी बनाएं। हर सप्ताह जो है आप जो है महासुदर्शन चूर्ण 1 चम्मच ले सकते हैं स्वस्थ अवस्था में भी, तो आपको फायदा करेगा बहुत। तुलसी के पत्ते अगर हैं आपके घर में, तो 4-5 तुलसी के पत्ते थोड़ा सा उसको पीस लीजिए या उसका थोड़ा रस निकाल लीजिए, शहद मिला करके उसको आप चाट लीजिए। दैट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल। हमारे यहाँ एक और हर्ब है, चिरायता बोलते हैं उसको। चिरायता आप करीब 10 ग्राम कूट करके 1 गिलास गर्म पानी में रात को भिगो दीजिए उसको, और फिर अगले दिन थोड़ा थोड़ा 20-20 मिलीलीटर या 30 मिलीलीटर के करीब डोज लीजिए। दिन में 3-4 बार उसको आप पी लीजिए। फिटकरी भी अच्छा काम करती है इसमें। फिटकरी अगर आपके पास है, अच्छी तरह से धो करके तवे के ऊपर उसको भून लीजिए, पहले पीस लीजिए, फिर जो पाउडर है उसको तवे पे डालेंगे तो जैसे पॉपकॉर्न आपके खिल जाते हैं उसी तरह से थोड़ा ये फैल जाएगी। तो ये आपकी एक अच्छी औषधि है। थोड़ा सा 1/4 चम्मच आधा कप पानी में घोल के दिन में 2 बार 3 बार पीने से आपको फायदा मिलेगा। और डेफिनेटली जैसा हम बार बार आपको कहते हैं कि रोग जो भी हो आपको, ये चीजें तो हम बताते हैं आपको, लेकिन रोग को हमेशा ऑब्जर्व करना है हमें। कहीं लगे आपको कि कुछ और भी हमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट चाहिए, तो डॉक्टर्स हमारे हैं मौजूद, उनसे बातचीत करके आप आयुर्वेदिक औषधि भी ले सकते हैं और उस रोग का जो मेन जो उसका उपचार है वो हम आयुर्वेद के माध्यम से आपको जरूर दे सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मलेरिया बीमारी के बारे में तो आपने विस्तार से बता दिया हमें। अब ये बीमारी हो ही ना, जी, मलेरिया हमें हो ही ना, हम क्या कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं, क्या सावधानियां हम पहले से बरत सकते हैं? देखो, जैसा मच्छर उसका एक मेन कॉज है ट्रांसमिशन के लिए, तो डेफिनेटली हमें अपने इर्द गिर्द जो है एक तो साफ सफाई रखने की जरूरत है। पानी कई बार हमारा फॉल्ट नहीं है, पानी भरा हुआ है, इट्स नॉट अंडर आवर कंट्रोल। कॉरपोरेशन है, हमारी सिविक बॉडीज हैं, वो कई बार अपना काम नहीं कर रही होती हैं, तो फिर घर में आप अपना कुछ धूपन वगैरह करें, वो अच्छा रहता है, बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ आपने देखा है कि ये जो हवन सामग्री होती है, कई आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां उसमें डली होती हैं, गूगल वगैरह उसके अंदर होती है, तो वो उसका आप थोड़ा सा आग जला के उसका धुआं अगर करेंगे तो वो हमारे मच्छर मक्खी बैक्टीरिया वगैरह को दूर रखता है। तुलसी का पौधा रखें अपने घर में। तुलसी का जो पौधा है उसमें से एक एरोमेटिक ऑयल निकलता है जो कि इन चीजों को हमारे वातावरण में नहीं घुसने देता है। नीम का सेवन आप रेगुलरली कर सकते हैं। नीम के पत्ते भी जो है आप जो है कभी सूखे पत्ते नीम के जलाएं, उसका धुआं भी इसमें काम करता है। मेरठ से हमारे एक दर्शक जुड़े हैं, रामवीर, उनसे बात कर लेते हैं। जी रामवीर जी, आप पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से, आप क्या पूछना चाहते हैं? जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे मेरी पूरी बॉडी में पेन सा होता है रात को सोते टाइम, और जब सुबह उठते हैं तो फिर भी शरीर में शरीर हल्का हल्का सा होता है, हेडेक वगैरह हो जाता है सर में। अच्छा, हाँ जी। आपका पेट साफ होता है कि नहीं? जी, पेट भी साफ होता है बट पूरी क्लियर साफ नहीं हो पाता वो। हाँ, क्योंकि देखिए मैंने पूछा इसलिए कि ये बहुत छोटा सा एक लक्षण कहें इसको या कारण कहें, बहुत सारे लोगों में होता है कि अगर आपको पेट क्लियर नहीं है, मोशन क्लियर नहीं आता है लेकिन पूरा क्लियर नहीं होता है, तो फिर बॉडी में सुस्ती बने रहना बड़ा कॉमन लक्षण है। बॉडी में सुस्ती बनी रहेगी, हल्का हल्का सा पेन, कभी कभार तो ऐसा भी लगने लगता है कि शायद बुखार हो गया कुछ, और फिर रात को जो नींद तो आएगी आपको, लेकिन नींद भी बहुत गहरी नहीं आती, बॉडी में कुछ बेचैनी आपको बनी रहती है। तो हमारे यहाँ आयुर्वेद में विशेष रूप से इस पर बहुत ध्यान दिया जाता है कि जो हमारे बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर जो विष पदार्थ हैं, जो टॉक्सिन्स हैं या जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो बॉडी में नहीं रुकने चाहिए। उनका जो है निष्कासन टाइमली जो है उनका एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एक तो जो है पेट के लिए त्रिफला चूर्ण आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण जो है रेगुलरली आप रात को लें सोते समय, तो उससे फायदा होगा। दूसरा बहुत बढ़िया एक और मैं आपको घरेलू और सिंपल उपचार बताता हूं कि आप शरीर में मालिश करिए।
तिल का तेल लीजिए, हल्का सा गर्म कर लीजिए और मालिश अच्छी तरह से 15-20 मिनट खूब अच्छी तरह से मालिश करिए। कान में भी तेल लगाइए, नाक में भी लगाइए, सिर में भी मालिश करिए। अगर आप भी चाहते हैं कि बीमारियां आपके आसपास ना फटकें और आप फिट और हेल्दी बने रहें, तो आप इस नंबर पर कॉल कर 0129404004 पर कॉल करके अपना नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर कराएं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी प्रॉब्लम का सलूशन आपको देंगे। तो इसी के साथ यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे जूं से छुटकारा पाने के अचूक नुस्खे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए संजीवनी। एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे जूं से छुटकारा आप कैसे पा सकते हैं, कौन से आयुर्वेदिक नुस्खे आपको अपनाने होंगे जूं से छुटकारा पाने के। जी डॉक्टर साहब। जी देखिए, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, खासतौर से छोटे बच्चों में और बड़ी महिलाओं में भी अक्सर देखने को मिलते हैं, क्योंकि कई बारी पसीना है, हमारा गर्म देश है, तो पसीने की वजह से पूरा प्रॉपर अगर साफ सफाई कई बार नहीं हो पाती तो ये जूं या लाइस हेड में हमारे हो जाती हैं, सिर में। तो काफी चीजें हैं आपके घर में, बहुत सारी चीजें हैं, उनका प्रयोग आप करें तो आपको बहुत जल्दी इसमें रिलीफ मिलेगा। बहुत बढ़िया छोटे छोटे नुस्खे मैं बताने जा रहा हूँ, इनको जरा ध्यान से आप सुनिए और प्रयोग करिए। नारियल का तेल ले लीजिए, लगभग 100 मिलीलीटर, उसमें 10 ग्राम कपूर मिला लीजिए। आप कपूर को पीस करके थोड़ा सा गर्म करो तेल को, उसमें मिला लीजिए। ये तेल आप रेगुलर लगाएं बालों की जड़ों में तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। मेथी दाना आपके घर में होता है, मेथी दाना भिगो दें रात को, सुबह उसका पेस्ट बनाएं पीस करके, और इस पेस्ट को भी अच्छी तरह से आप बालों में जड़ों में लगाएं, बाल उससे धोएं तो उससे भी फर्क पड़ेगा। या नींबू के रस में थोड़ा लहसुन का रस निकाल लीजिए या लहसुन का पेस्ट बना करके मिला लो और उसको आप बालों में लगाएं जड़ों में, तो वो भी बहुत अच्छा कारगर है। नीम का तेल भी बड़ा अच्छा काम करता है, नीम का तेल आपको मिल जाता है। या फिर सिरका हो आपके पास, सेब का सिरका मिलता है, या कोई और भी किसी प्रकार का सिरका हो, थोड़ा सिरका 20 मिलीलीटर के करीब 1 कप पानी में मिला लीजिए अच्छी तरह से, और उससे खूब बालों को धोइए, बालों की जड़ों में लगाइए। या नीम के पत्ते उबाल करके पानी में, और उससे आप बालों को धोइए, सिर को, और जड़ों में विशेष रूप से आपको स्कैल्प के अंदर उसको जो है लगाना है, ऊपर ऊपर नहीं लगाना है, क्योंकि जुएं जो है वो जड़ों में होती हैं, नीचे होती हैं, तो वहां पर जो है इसका प्रयोग आपको करना है। इससे आपको जुओं से छुटकारा मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू जी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपकी हेल्थ से जुड़ी किसी नई प्रॉब्लम पर हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही उसका उचित सलूशन भी आपको देंगे। अगर आपको भी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे नंबर 0129404004 पर कॉल करके अपना नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva आयुर्वेदा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, फिट रहें, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।